गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, भूआकृतिक प्रक्रिया जो लेसन था उसका अगला जो टॉपिक है भौतिक अपेक्षय। अपेक्षय के ये प्रकार थे 3, ठीक है। पहला था रासायनिक अपेक्षय, दूसरा है भौतिक अपेक्षय और जो तीसरा अपेक्षय जैविक अपेक्षय, ठीक है। तो ये 3 प्रकार थे जिसमें हमने रासायनिक अपेक्षय के प्रकार जो हैं वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक अपेक्षय। तो इसको ध्यान से देखो बेटा, और यही आज का मेन क्वेश्चन है कि भौतिक अपेक्षय के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखें। ये क्वेश्चन आपका बनता है और ये आपको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है। तो देखो, भौतिक जो अपेक्षय होता है वो क्या होता है कि सेलों का विघटन निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जो भौतिक अपेक्षय जैसे सेल जो होती हैं उनका अपने आप टूटना अपने एक स्थान के ऊपर, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में बंटना, वो किन प्रक्रियाओं में। तो भौतिक जो अपेक्षय होता है वो किन प्रक्रियाओं में होता है, ये कई रूपों में होता है भाई। जैसे भार विहीनीकरण, दाब मुक्ति, ठीक है, तापमान में परिवर्तन के विस्तारण के, हिमकरण, पिंगलन एवं तुषार वेजिक, ठीक है, लवण अपेक्षय, ये जो चीज़ें हैं ये प्रमुख हैं। तो देखो, भौतिक अपेक्षय सबसे पहले जो सेलों का विघटन निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। सबसे पहला भार विहीनीकरण एवं दाब मुक्ति। भार विहीनीकरण या दाब मुक्ति क्या होता है? तो कई आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें भारी दबाव व ताप की दिशाओं में बनती हैं, जिससे उनके कण भी संकुचित और दबे हुए रहते हैं। समय के साथ ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन हो जाता है तो युगों से नीचे दबी चट्टानें दाब मुक्ति के कारण थोड़ा बहुत फैलती है। इससे चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, जिससे उनका विघटन और अपसल्कन होता है। विस्तारण से उत्पन्न इन अपसल्कन जो चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों हजारों मीटर तक हो सकता है। यह क्रिया सामान्य रूप से ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी चट्टानों में अधिक पाई जाती है। इस प्रक्रिया से बनने वाले बड़े चिकने गोलाकार गुम्मद और अल्पसंख्यक गुम्मद कहते हैं। मतलब इससे जो प्रक्रिया के माध्यम से जो भार विहीन एवं दाब मुक्ति के कारण जो विघटन हुआ, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 2 प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनमें विशेष रूप से होता है, जैसे ग्रेनाइट की, ठीक है, कठोर जो शैलें होती है संगमरमर की, ठीक है, इनके अंदर विघटन होता है और ये गुम्मदा आकार की का रूप धारण कर लेती हैं, गोल आकार, ठीक है। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन एवं विस्तारण। देखो, तापमान में परिवर्तन एवं विस्तारण, तापमान जो है जैसे लगातार हमारे जैसे देश के अंदर भाई ताप संबंधी अगर बात करें तो मौसम जो है उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि जैसे ऋतुएं हैं तो ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही जो है तापमान भी परिवर्तित होता रहता है। तो उसी के ऊपर शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ दैनिक तापमान अधिक होता है, दिन का जो तापमान जो है बहुत अधिक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय जो इलाका है वो मरुस्थल जो है सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, मगर रात को उतनी जल्दी से तेज़ी से ठंडा भी होता है, ठीक है। तो सूर्य तप चट्टानों के विघटन का अनेक कारगर साधन सिद्ध होता है। ऐसे प्रदेशों में दिन के भीषण ताप से चट्टानें फैलती हैं और रात को तापमान के असाधारण रूप से गिर जाने से चट्टानें सिकुड़ती हैं। मतलब रात के समय जो है उतनी जितनी गति से तापमान बढ़ता है उतनी गति से तापमान गिरता भी है, ठीक है, मरुस्थलीय इलाकों के अंदर, ये ध्यान रखना। चट्टानों की इस प्रकार लंबे समय तक बार बार फैलते और सिकुड़ते रहने से उनके तल पर तनाव उत्पन्न होता है। मतलब चट्टानों का जो है एक बार सिकुड़ना और एक बार फूलना, ठीक है, एक बार तो जैसे फूला फिर सिकुड़ा फिर फूला फिर सिकुड़ा, तो इस प्रकार जो है उनके मेन तल जो होता है उसके ऊपर तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव के कारण जो है उनमें विखंडन हो जाता है। तनाव चट्टानों के दरारें पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होने लगती है। चट्टानों की इसी प्रकार पिंड विच्छेदन कहलाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? चट्टानों की प्रकार टूट पिंड विच्छेदन, ठीक है, टूट पिंड विच्छेदन ये कहलाता है। जैसे ये देखो आकार में इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, ठीक है। उसके बाद कई चट्टानें जो अनेक प्रकार के खनिजों और रंगों से मिलकर बनी होती हैं, उनके खनिज ताप के प्रभाव से भिन्न भिन्न दरों से फैलते और सिकुड़ते हैं। ऐसी चट्टानें खंडों में न टूटकर छोटे छोटे कणों
जिनका जो रंग होता है, ठीक है, खनिज जो पदार्थ होते हैं, तो ऐसी चट्टाने वाले जो शैलें हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होती हैं, ठीक है। गुटकियों के रूप में चूरा चूरा होती रहती हैं। इस चूर्ण को शैल मलबा कहा जाता है। चट्टानों की टूटने की यह विधि कणिका में विखंडन कहलाती है। ये विधि जो है ये क्या कहलाती है? कणिका में विखंडन। मरुस्थलों में सूर्यास्त के बाद चट्टानों के इस प्रकार टूटने से बंदूक से गोली छूटने जैसी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। मतलब इस प्रकार की जो प्रक्रिया है मरुस्थल के अंदर, जब ये चट्टानें टूटती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई जैसे गोलियां छूट रही हों, ठीक है, गोलियां चलाई जा रही हों। जैसे ये दिखाई दे रहा है कणिका विखंडन। इस प्रकार इस जैसे चट्टान है इसमें से देखो कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे कणों के रूप में विखंडित हो गई, ठीक है, चटकने लग जाती हैं दरारें, ये जो शैलें हैं। ये कुछ चट्टानें ताप की उत्तम चालक नहीं होती। सूर्य के प्रचंड ताप द्वारा उनकी ऊपरी पपड़ी तो गर्म हो जाती है, जबकि पपड़ी के नीचे का भीतरी भाग ठंडा ही रहता है। यह ताप विभेदन चट्टानों की समकक्षता भंग कर देता है, जिससे चट्टानों की ऊपरी पपड़ी मूल चट्टानों से ऐसे अलग हो जाती है जैसे प्याज का छिलका। मेन है कि भाई जैसे चट्टानें गर्मी के कारण पपड़ियों के रूप में, मतलब अलग अलग परतों में इस प्रकार बढ़ जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे जैसे पहले ये परत ख़त्म हुई, फिर ये ख़त्म हुई, फिर ये ऐसे धीरे धीरे जो है इनका विघटन होता चला जाता है। चट्टानों से अलग होने पर छिलकों जैसी ये परतें टूटकर चूर चूर हो जाती है। चट्टानों के टूटने का यह रूप पल्लवीकरण या अपसल्कन कहलाता है। इस प्रकार प्याज के रूप में टूटना क्या कहलाता है? अपसल्कन या पल्लवीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं हिमकर्ण, पिंगलन या तुषार वेजिग। ये अल्पसंख्यक आपको दिखाया भी प्याज के टुकड़ों के रूप में विखंडन, ठीक है। अब हिमकर्ण, पिंगलन एवं तुषार वेजिग। हिमकर्ण मतलब बर्फ़ का जो है क्या होता है कि जैसे ठंडे जो प्रदेश होते हैं, रात को जो है उसके ऊपर बर्फ़ का जमाव उत्पन्न होता है, दिन में जो है सूर्य तप के कारण वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमकर्ण, पिंगलन एवं तुषार। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तथा उच्च अक्षांशों, जैसे ऊंची जो पर्वतमालाएं हैं उनका तापमान गिरता है, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दिन के समय चट्टानी दरारों में वर्षा या हिम के पिघला जल भर जाता है, ठीक है। रात्रि को तापमान के हिमांक से नीचे गिरने पर यह जल दरारों में ही जम जाता है। मतलब क्या होता है कि पहले तो दरारों के अंदर जो है जल भर जाता है, मगर जैसे ही रात्रि होगी, रात्रि होते ही भी ये जो जल है वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, वो हिमांक कहलाता है, हिमकर्ण, ठीक है। तो आगे देखो, जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। अगर पानी जम रहा है, बर्फ़ के रूप में हो रहा है तो उसका आयतन बढ़ेगा, अगर वो पिघल रहा है तो वो आयतन घट जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 9 घन सेंटीमीटर जल जमने के बाद 10 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है, जिससे चट्टानों पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 किलोग्राम का प्रतिबल पड़ता है। बार बार जल के जमने और पिघलने की क्रिया से संधियाँ, दरारें, ज्वाइंट जो होते हैं, संधियाँ ज्वाइंट वही, ठीक है, दरारें एवं छोटे छोटे अंतर्कर्णीय विभंग तब तक चौड़े होते रहते हैं जब तक चट्टानें टूटकर अलग नहीं हो जाती। इसे चट्टानों के तुषारी अपक्षय कहा जाता है। मेन है कि जैसे ये बर्फ़ का जमना पिघलना, इससे जो है उनके मध्य दरार उत्पन्न होती है और धीरे धीरे ये चट्टानें जो हैं चटकना स्टार्ट हो जाती है और टूटने लग जाती है। उसे क्या कहते हैं? तुषारी अपक्षय। देखो, पाले द्वारा भौतिक अपक्षय, पाला मतलब बर्फ़ का गिरना, पाला उसे कहते हैं भी, ठीक है, बर्फ़ का जमाव, ठीक है, मतलब परत जमती है ना बर्फ़ की परत सर्दियों के अंदर, उसे हम पाला बोलते हैं। जैसे नहीं कह देते हैं कि भाई सरसों पे मार हो गई सर्दी की, तो वो मार किसके कारण होती है? उस पाले के कारण होती है, बर्फ़ का जमना सरसों के ऊपर, ठीक है। लवण अपक्षय। अब बात करते हैं लवण अपक्षय। सैलों के रंध्रों में जमा हुए खारे पानी की वाष्पीकरण से नमक के रवे क्रिस्टल बन जाते हैं। तापीय क्रिया, जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण ये लवण फैलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम लवण जो होते हैं भाई, इनका वाष्पीकरण से जो है नमक के रवे जो है क्रिस्टल वो बन जाते हैं, ठीक है।
क्या है कि जैसे लवणीय जो जल होता है उसमें से जब भाप बन करके पानी उड़ जाता है तो उसमें नमक बच जाता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, बोरियम जैसे लवणों के आयतन के फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे इन क्रिस्टलों का आकार बढ़ता है वैसे ही चट्टानों पर दबाव भी बढ़ता है, इससे चट्टानें टूट जाती हैं। लवणों का फैलाव तापमान और उनकी तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। मरुस्थलों में 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक का ऊंचा तापमान लवणों के फैलाव में सहायक सिद्ध होता है। धरातल के निकटस्थ रंध्रों में लवणों के क्रिस्टल फैलकर कणों में विपाटन पैदा करते हैं और उन्हें गिरा देते हैं। भिन्न भिन्न कणों के गिरने की यह प्रक्रिया कणिका में विखंडन अथवा कणिक सल्कन कहलाती है। लवण अपेक्षे की समस्त क्रियाओं में लवण क्रिस्टल सर्वाधिक प्रभावशाली, बार बार आने वाली शुष्क और आर्द्र दशाओं में लवण क्रिस्टल फैलते हैं और अपने निकटतम कणों को पीछे धकेलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम क्लोराइड, सामान्य नमक या जिप्सम के लवणों के जमाव दिखाई देने लगते हैं। इससे पूरे लवण आच्छादित क्षेत्र में बहुभुजी दरारें पैदा हो जाती हैं। लवण क्रिस्टल अपेक्षे मरुस्थल में बलुआ पत्थर में खारे पानी के रिसने से अधिक होता है। बलुआ जो पत्थर होता है उसमें खारा पानी जब रिसता है तो लवण युक्त हो जाता है, ठीक है। लवण क्रिस्टलों के फैलने से खड़िया आसानी से टूट जाती है और बलुआ जो पत्थर होता है वो क्या हो जाता है, टूटने लग जाता है। खड़िया, शैल खड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है। यही स्थिति चूना पत्थर, बालू पत्थर, शैल, नीस और ग्रेनाइट की भी होती है, ठीक है। अब भौतिक अपेक्षे और रासायनिक अपेक्षे में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बनता है भाई, भौतिक अपेक्षे और रासायनिक अपेक्षे में अंतर। तो बेटा देखो, भौतिक अपेक्षे में चट्टानें भौतिक बलों के प्रभाव से टूटती हैं और इसमें रासायनिक जो चट्टानें होती हैं रासायनिक अपघटन द्वारा सड़ गल कर चूर्ण बनती हैं, ठीक है। रासायनिक में क्या होता है, सड़ना और गलना, ठीक है, और ये चटक करके टूटना। भौतिक अपेक्षे में विघटित चट्टानों के खनिज मूल चट्टानों जैसे ही रहते हैं। जब ये विघटन होता है तो ये जो खनिज जो होता है वो अपने मूल रूप में होता है, ठीक है। रासायनिक अपेक्षे में अपघटित चट्टानों में रासायनिक तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक तत्वों के अंदर क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। चट्टानों का भौतिक अपेक्षे शीत एवं शुष्क प्रदेशों में अधिक होता है। भौतिक जो चट्टानें होते हैं वो शीत और शुष्क जो भाग होते हैं उनके अंदर अधिक होता है, मगर रासायनिक अपेक्षे उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में अधिक कारगर होता है, ठीक है। भौतिक अपेक्षे के मुख्य कारक ताप, पाला तथा दाब मुक्ति है, मगर रासायनिक अपेक्षे के मुख्य कारक ऑक्सीजन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन तथा विलयन है, ठीक है। बलकृत अपेक्षे चट्टानें पर्याप्त गहराई तक प्रभावित होती हैं। रासायनिक अपेक्षे चट्टानों का केवल तल ही प्रभावित होता है। इसमें देखो बेटा, लोहा जैसे होता है उसमें जंग लग जाता है। इसमें जैसे खारे पानी के कारण जो है उसका वाष्पीकरण हो जाता है तो नमक उत्पन्न होता है, ठीक है। ये मेन इनके उदाहरण है। कल जो है जैविक अपेक्षे कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक के अंदर शॉर्ट राइटिंग में लिखने हैं।